वंस अगेन सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। एक्चुअली आज मैं पढ़ाने नहीं वाला हूं, बल्कि आपको यूनिट टेस्ट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे कि मेरा अब तक का जितना भी एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से जो क्वेश्चंस मुझे पता है कि स्कूल वाले पूछते हैं यूनिट टेस्ट के अंदर, वे सारे क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। और 99.9% गारंटी के साथ लिख लीजिए, यही सवाल पेपर में आएंगे। मैं पहले इंग्लिश मीडियम के बताऊंगा, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट स्टार्ट से वीडियो देख सकते हैं। मराठी मीडियम का स्लॉट बीच में होगा, क्योंकि मराठी मीडियम के भी मैंने इसमें क्वेश्चन दिए हैं ऐड करके। तो सारे सवाल आप दो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकालिए, इसकी पीडीएफ बनाइए। आप टेक्निकली उतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि आपको किसी भी YouTube चैनल पे अभी पीडीएफ मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको खुद पीडीएफ YouTube से बनाने आनी चाहिए। तो उतना रिसर्च कीजिए आप, वो मैं बताऊंगा नहीं आपको, बट मैं स्टार्ट कर देता हूं आज की वीडियो को कि आपको कौन कौन से सवाल आने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यूनिट टेस्ट 2025। सो यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं इंग्लिश मीडियम वालों के साथ। पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से बता देता हूं कि कौन कौन से सवाल आपको चैप्टर 1 से करके जाने ही है। तो सबसे पहला सवाल जो है कि हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है, यह सवाल आपको आना ही चाहिए, क्योंकि चैप्टर ही उसके ऊपर है भाई। उसके बाद व्हाई इज वॉल्टेयर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, वॉल्टेयर को क्यों बोलते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर, यह सवाल आपको करके जाना है। ये एमसीक्यूज है, और एमसीक्यूज और मैच द पेयर सबको कंपलसरी है, सभी करके जाइए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कोई ऐसे सिलेक्टिव नहीं पूछता, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन डाइजेस्ट के बाहर का नहीं पूछते हो, अंदर का ही पूछते हैं। देन व्हाट डिड रेने डिस्कार्तेस इंसिस्ट अपॉन, ये सवाल इंपॉर्टेंट होगा। देन द बुक रीजन इन हिस्ट्री इज रिटन बाय, रीजन इन हिस्ट्री बुक किसने लिखी थी, यू शुड नो अबाउट इट, इट्स फिल इन द ब्लैंक। ओके, देन कार्ल मार्क्स की क्लास थ्योरी पूछते हैं, बहुत बार देखा गया कि 2 से 3 मार्क के लिए सवाल आता है। देन व्हाट शॉर्ट नोट आपको आनी चाहिए डायलेक्टिक्स के ऊपर, ये क्या होता है। देन फोकॉल्ट कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, क्यों कहा था भाई, एक्सप्लेन करो। देन फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर सवाल है ही, आपको भी पता है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनएल स्कूल, वो आएगा, क्योंकि ये सवाल 2 टाइप में पूछा जाता है। एक तो ये शॉर्ट नोट में पूछेंगे, या फिर वो कंसेप्ट पूछेंगे। एक बार अच्छे से कर लो, ये सवाल आपके बोर्ड तक काम में आता है, क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर 3 से 4 सवाल आपको प्रीवियस पेपर्स में दिखेंगे, वो भी बड़े वाले। ओके, देन अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट चैप्टर का ही है, निकालेंगे या फिर करेक्ट करना है, रीराइट करना है, ये सारे सवाल। उसके साथ कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट, ये वाला सवाल भी आपको आता है। टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, ये सारे, और आपको चार्ट में वो सारी चीजें फिल करनी आनी चाहिए, वो की बुक में दिया होता है, उसी के अंदर से वो आता है। उसके बाद जो है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री क्या है, कार्ल मार्क्स के रिलेटेड। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सबाल्टर्न हिस्ट्री, सबाल्टर्न हिस्ट्री पता ही होगा आपको, वंचित जो लोग थे, जिन लोगों को समाज ने उस टाइम पे पिछड़े वर्ग माना था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, उनके बारे में हिस्ट्री का सेक्शन है आपके बुक में, चैप्टर 2 से ये सवाल है। देन कॉमन पीपल लाइफ वाज थॉरली डिप्लिक्टेड थ्रू द सबाल्टर्न हिस्ट्री, गिव योर ओपिनियन, ये सवाल करके रखिए। हिस्टोरिकल रिसर्च वाज ड्राइवन टू फोकस इन द डेप्थ ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वेमेन लाइफ, ये वेमेन हिस्ट्री के बारे में, वेमेन लाइफ के बारे में, महिलाओं के ऊपर क्या रोल था भाई, सब तो राजाओं के बारे में हिस्ट्री में लिख के रखा है, महिलाओं का रोल क्या है, ये सवाल जब उठा, ये सवाल उसके बारे में। देन नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, फेवरेट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसे ही पूछ लेता है, क्योंकि वहां पे स्वतंत्र वीर सावरकर और विष्णु शास्त्री चिपळूणकर जैसे बड़े बड़े नेताओं का नाम आ जाता है, तो दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेशनलिस्ट अगेन। उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, पता होना चाहिए ओरिएंटलिस्ट क्या था, आपको पता है ना, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफर्स, उसके अंदर आपने देखा है कि जो लोग यूएस या यूरोप से थे, लेकिन यूरोप से होकर भी उन हिस्टोरियंस को, उन लोगों को हमारे इंडियन कल्चर के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट था, ऐसे जो लोग हैं, जेम्स मिल जैसे लोग आते हैं, आपने देखा होगा फ्रेडरिक मैक्स मुलर, जिसने हितोपदेश का जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया था, तो ये उन लोगों की शॉर्ट नोट है। देन कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, वो
ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, ये सब इसमें मेंशन करेंगे आप लोग। देन बखर इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके डॉक्यूमेंट के बारे में, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट क्यों है। बखर के बारे में तो 2 3 सवाल दिखेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बखर के बारे में सवाल है। ओके, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर बाबर एंड इट्स ऑटोबायोग्राफी, उसके बारे में सवाल आएगा। मतलब वो बाबर के बारे में इतना 70% तक, ज्यादा चांसेस नहीं है उसके। ऐसी स्कूल कुछ ज्यादा ही मुश्किल सवाल निकलती है वो डालेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द बखर नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी के ऊपर। उसके बाद ये सवाल भी थोड़ा सा नहीं आने वाले टाइप्स में आता है, बट वो सवाल आप ऐसे रखो कि वो 70% में स्टडी में आना चाहिए, क्योंकि वो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी में आपका हो ही जाता है। तो आप स्वतंत्र वीर सावरकर जी का कंट्रीब्यूशन कर ही सकते हो। मार्को पोलो का एक्सप्लेन करिए विद द स्टेटमेंट। मार्को पोलो फेवरेट है बोर्ड वालों का। देन आप यहाँ पे इसको निकाल दो, ये सवाल इतना रीजनल हिस्ट्री के बारे में मैंने अब तक तो नहीं सुना, बट वो स्टिल एक बार एक एग्जाम क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था, सो दैट्स व्हाई आई एडेड दैट। देन थर्ड चैप्टर के अंदर डायलेक्टिक्स क्या है, हेगल ने जो थ्योरी दी थी उसके बारे में सवाल इंपॉर्टेंट है, करके रखिए। उसके बाद पब्लिक हिस्ट्री, इस पे तो सवाल आएगा ही, क्या होता है पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री फॉर अवर प्रेजेंट, इसको को रिलेट करना है कि आज के समय पे भाई हमें अप्लाइड हिस्ट्री का क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या हमें इससे नौकरी मिलेगी। बैंगलोर का आपको सृष्टि वाला पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेशनल एंड कल्चरल हेरिटेज को एक्सप्लेन करना होगा आपको, पूरा चार्ट दिया यूनेस्को का। रिसेंटली आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों को भी यूनेस्को के हेरिटेज में डाला गया है। और ये सवाल कल्चरल हेरिटेज ऑफ महाराष्ट्र, ये आप कर सकते हैं। उसके साथ ही हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसके ऊपर थर्ड चैप्टर ज्यादातर होता है। अब मैं पॉलिटी से आपको बता देता हूं। पॉलिटी का पहला जो चैप्टर है, तो इलेक्शन कमीशन के फंक्शन बताओ। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ले डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट क्यों करता है भाई, इलेक्शन के टाइम पे आचार संहिता क्यों लगती है, एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद उसके सरकमस्टांसेस है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इलेक्शन होते हैं स्पेशल सरकमस्टांसेस के साथ क्यों होते हैं, वो सवाल आएगा। कोड ऑफ कंडक्ट वर्ड एग्जाम में दिखेगा ही, इसको करके रखना है, एक्सप्लेन करना है। और मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं उसका भी कंसेप्ट आपको आना चाहिए। देन पॉलिटी के अंदर इसी चैप्टर में से इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो क्यों तो ये बताना है आपको। आरटीआई बताना है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या था। उसके साथ सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू राइट टू इंफॉर्मेशन, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। उसके साथ ही इंडियन सिटीजन शुड हैव द राइट टू एम्प्लॉयमेंट, आपका ओपिनियन इस पे क्या है, तो ये सवाल आप अपने मन से लिख सकते हो। नो नीड टू रीड बुक फॉर दिस कि इंडियन सिटीजन शुड हैव राइट टू एम्प्लॉयमेंट, हमारे भारत के युवाओं को, सिटीजन्स को या फिर देश के नागरिकों को राइट टू एम्प्लॉयमेंट क्यों होना चाहिए उनके लिए, यू शुड राइट योर ओपिनियन अबाउट इट। देन इसके बाद ये तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाला आपको आना चाहिए, दिस इज ऑल्सो आईएमपी क्वेश्चन कि पावर डिसेंट्रलाइज कैसा होता है सेंटर से स्टेट तक। 73rd और 74th अमेंडमेंट जो थी उसके बारे में सवाल है, और बाकी एमसीक्यू तो मैंने पहले बताया आपको कंपलसरी है। बाकी ये सवाल है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। हमने 21 साल जो पहले वोट करने का एज था उसको 18 साल क्यों किया, व्हाई वी हैव डन द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड व्हाट आर द रीजन फॉर दैट, तो ये आपको लिखना होगा। योर अवेयरनेस अबाउट वोटिंग, ये शुड आपको करना होगा। राइट बेस अप्रोच क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी क्यों आनी चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस में, ये सवाल आपको करने होंगे। उसके बाद मराठी का मैं बता देता हूं, इतिहास लेखन म्हणजे काय हा प्रश्न। व्हॉल्टेअरला आधुनिक इतिहास लेखनचा जनक का म्हणतात, आधुनिक इतिहास लेखनाचा जनक का म्हणता येईल, रेने देकार्त याने नेमका कोणता आग्रह धरला होता, रिझन इन हिस्ट्री हे पुस्तक कोणी लिहिलेलं आहे, ओके। त्यानंतर हे बेसिक प्रश्न आहेत। त्यानंतर कार्ल मार्क्स याचा जो वर्ग सिद्धांत होता तो स्पष्ट करायचा आहे।
डायलेक्टिक्स याला द्वंद्ववाद म्हणतो आपण, ते थोडंसं ट्रान्सलेशन मध्ये फक्त वाद झालाय. तर डायलेक्टिक्स म्हणजे द्वंद्ववाद, याच्याबद्दल तुम्हाला पहिल्या चॅप्टर मध्ये प्रश्न येईल. फुकोनं आपल्या पद्धतीस ज्ञानाचं पुरातत्व का म्हटलं होतं, हा प्रश्न फेवरेट आहे तुमच्या याचा. त्यानंतर स्त्रीवादी इतिहास लेखन म्हणजे काय हे तर तुम्हाला माहितच आहे. ॲनल्स स्कूलवर तुम्हालाही विचारू शकतात, ॲनल्स प्रणालीवरती. पुन्हा एकदा तोच आहे क्वेश्चन. देन इथं बघा, मार्क्सवादी इतिहास लेखन म्हणजे काय, उपेक्षित इतिहासाविषयी, उपेक्षित इतिहासाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेचं जीवन कसं प्रभावीपणे, त्याबद्दल तुमचं मत लिहायचंय. ऍक्च्युली ते उपेक्षित नसून उपयोजित आहे. तर उपयोजित इतिहास लेखन म्हणजे काय आणि उपयोजित इतिहास लेखनाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेचं जीवन कसं काय प्रभावित झालंय, स्त्रियांच्या जीवनाच्या संबंधी. ओके. त्यानंतर राष्ट्रवादी इतिहास लेखन म्हणजे काय, IMP प्रश्न आहेत हे, ऍज इट इज पेपरमध्ये दिसतात. त्यानंतर याच्याबद्दल पुन्हा एक प्रश्न आहे, प्राच्यविद्या आधारित म्हणजे ओरिएंटलिस्ट. आपल्याला हिस्टोग्राफी माहिती आहे, मी तुम्हाला चांगलं शिकवलंय ते, की आपल्या देशामध्ये जे काही युरोपियन्स आले होते त्यातल्या काही युरोपियन्सला आपल्या हिस्ट्रीबद्दल, आपल्या प्राचीन इतिहासाबद्दल क्युरिओसिटी होती. तर मग त्यामध्ये कोणाकोणाचं नाव येतं, फेडरिक मॅक्स मुलर, जेम्स नील, हे जे सगळे नाव येतात ते यांचे त्याच्यामध्ये आपल्याला लिहायचं आहे की ते कोण होते, त्यांनी काय केलं आणि त्यांना कोणकोणत्या गोष्टींमध्ये, ऋग्वेदात कोणकोणत्या गोष्टीत इंटरेस्ट होता. वसाहतवादी इतिहास लेखन म्हणजे काय, कॉलोनियल वाला पार्ट. त्यानंतर बखरबद्दल 2 प्रश्न आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये राष्ट्रवादी इतिहास लेखनामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचं योगदान, मार्को पोलो बद्दल प्रश्न येऊ शकतो. त्यानंतर प्रादेशिक इतिहास लेखनाला चालना मिळाली, त्याचं कारण द्यायचंय तुम्हाला. पुढचा प्रश्न आहे, हेगल याची वादात्मकता नाही तर द्वंद्ववाद, डायलेक्टिक्स काय ही प्रणाली आहे ते विचारू शकतात आणि ते पण 3-1 मार्कासाठी. सार्वजनिक इतिहास, त्यानंतर हे सार्वजनिक हे चुकीचं आहे, ऍक्च्युली उपयोजितचाच पार्ट आहे तो, ते ट्रान्सलेट चुकीचं झालंय. त्यानंतर तुम्ही इंग्लिशचा पण त्यात आधार घेऊ शकता, सो तुम्ही याच्यात आणि त्याच्यात कन्फ्यूज होणार नाही. त्यानंतर युनेस्कोच्या ज्या जागतिक वारसा स्थळं आहेत, नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक, त्यावरती विचारू शकतात प्रश्न. आपण त्याचं रक्षण का केलं पाहिजे यावर प्रश्न विचारू शकतात. आणि महाराष्ट्रातले जागतिक वारसा स्थळं हेही तुम्हाला माहिती पाहिजेत आणि ते केव्हा आले, त्यांचं इयर, अजिंठा वेरूळच्या लेण्या कोणत्या वर्षात त्याला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळाला, आणि हे पुन्हा त्याच्यावरती प्रश्न आहे. तंत्रज्ञानाचा इतिहास, त्यावरती प्रश्न येऊ शकतो. तसाच तत्वज्ञानाबद्दलही प्रश्न येऊ शकतो. निवडणूक आयोगाचे कार्य, निवडणुकी दरम्यान आचारसंहिता तयार करणं हे निवडणूक आयोगाचं काम आहे, ही संकल्पना. त्यानंतर निवडणुकीतली आचारसंहिता आणि मध्यावधी निवडणुका, तसेच यामधले काही क्वेश्चन ट्रान्सलेट नाही झालेत पण तुम्हाला ते इझिली इंग्लिश मधले समजून जातील, कारण तुम्हाला माहितीये आपला इतिहास सगळ्यांचा सारखाच आहे, यात काही चेंज नाही. त्यामुळे मी जे सगळे क्वेश्चन्स दिलेले आहेत ते तुम्ही सगळे करून ठेवायचे आणि ते इम्पॉर्टंट आहे. देतोय मी हे सगळे प्रश्न, तर तुम्हाला थोडासा एफर्ट घ्यावाच लागणार आहे. ओके, सो थोडा एफर्ट घ्या, ते प्रश्न समजून घ्या आणि या प्रश्नांचा तुम्हाला नक्कीच या युनिट टेस्टमध्ये फायदा होईल. भूगोलाची आपली मॅरेथॉन सॅटरडेला असेल, त्याची प्रिपरेशन चालू आहे. अँड थँक्यू सो मच. या व्हिडिओला जास्तीत जास्त तुमच्या फ्रेंड्स पर्यंत शेअर करायचा, कारण तुम्ही हे प्रश्न वगैरे भेटले तर सेंड करत नाही, तर त्यांच्यापर्यंत तरी पोहोचवा. अभ्यास एखादा करत नसेल विद्यार्थी वर्गातला, त्याच्यापर्यंत पोहोचवा, ऍटलिस्ट तो याच्यात पास झाला पाहिजे. ठीक आहे, थँक्यू सो मच. भेटूया आता आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.